हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में पॉलिटी के भारत के संवैधानिक विकास की चौथी क्लास है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हम लोग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से किस प्रकार और क्यों भारत का शासन क्राउन के अंतर्गत आया, इसकी व्याख्या देखते हैं। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम 1858 का भारत शासन अधिनियम। आइए सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि है 1857 के विद्रोह को 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है, जिसने न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया बल्कि ब्रिटेन में गृह सरकार को भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह लेने का मौका दिया। आइए हम 1857 की क्रांति के नाम को देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम उसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम को गति प्रदान की। इस अधिनियम को सुशासन का अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे कई कारक थे जिनके कारण 1857 के विद्रोह का विकास हुआ, जिसने भारत शासन अधिनियम 1858 के विकास के लिए प्रशिक्षुओं को बढ़ावा दिए। इनमें से कुछ थे। आइए अब हम लोग 1857 की क्रांति के कुछ कारणों को देखते हैं। सर्वप्रथम कारण था राजनीतिक कारण, जो कि चूक का सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण, सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं का उन्मूलन। आर्थिक कारण जो था भूमि पर भारी कर और राजस्व संग्रह के कड़े तरीके। चौथा है सैन्य कारण, भारतीय सिपाहियों को समान रैंक के यूरोपीय सिपाहियों से कम वेतन दिया जाता था। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सौंपने के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया। महारानी विक्टोरिया इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की साम्राज्ञी शीर्षक के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभुता की साम्राज्ञी बन गईं। अब से ब्रिटेन के भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश रानी के नाम पर शासित किया जाना था। आइए अब हम लोग 1858 के अधिनियम के प्रावधानों को देखते हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे टोरी सरकार का उन्मूलन। भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से शुरू की गई टोरी सरकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। दूसरा जो प्रमुख बदलाव हुआ था वो था एक नए कार्यालय राज्य सचिव का निर्माण, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर था। आइए इसका देखते हैं। इस अधिनियम ने भारत के लिए राज्य सचिव नामक एक नया कार्यालय बनाया। मूल रूप से SOS स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS का मतलब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से है, में ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। स्टैनली को भारत के लिए पहला राज्य सचिव चुना गया। राज्य सचिव को सहायता के लिए
15 सदस्यीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई। यह पद ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच संचार का मुख्य चैनल था। तीसरा जो प्रमुख बदलाव हुआ था वो था भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल के उसको वायसराय में प्रतिस्थापित कर दिया। आइए देखते हैं, इस अधिनियम ने आधिकारिक रूप से सत्ता क्षेत्र और राजस्व को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। यह अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया। कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। उन्हें एक कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व था। आइए अब हम लोग 1858 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों को देखते हैं। वायसराय और विभिन्न प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश भारत में बजट प्रणाली 1860 में शुरू की गई थी। मतलब भारत में बजट बनाने का कार्य 1860 से शुरू हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1858 ने चूक के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। भारतीयों के लिए भी भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने का प्रावधान किया गया। यह निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों को उनकी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होगी बशर्ते वे ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करें। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबद्ध मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य थे। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित किया गया जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को मानने से इनकार कर सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करनी पड़ती थी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। आइए अब हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधानों को देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए सबसे हम इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम तक सत्ता का केंद्रीयकरण अपने चरम पर पहुंच गया। जल्द ही 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया और कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए सत्ता के विकेंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। ताज के शासन के तहत भारतीय भागीदारी के बिना भारत में सरकार स्थापित करना असंभव था। अंग्रेजों के लिए प्रशासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। भारत में केंद्रीय प्रशासन गवर्नर जनरल के हाथों में बना रहा, जिसे वायसराय की नई उपाधि भी दी गई और
गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 1861 के परिषद अधिनियम ने कार्यकारी परिषद के विस्तार को प्रदान किया और इसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और इसका नाम बदलकर शाही विधान परिषद कर दिया गया। आइए अब हम लोग अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। पहला है सत्ता के विकेंद्रीयकरण की शुरुआत। केंद्रीयकरण जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू किया गया था, लेकिन इस अधिनियम ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया। इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। दूसरा है प्रतिनिधि संस्था का गठन। इसने भारतीयों को कानून बनाने में शामिल कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। इस अधिनियम में कार्यकारी परिषद के विस्तार के लिए शक्ति प्रदान की गई। इसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई तथा नाम बदलकर शाही विधान परिषद कर दिया गया। गवर्नर जनरल को कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को जोड़कर परिषद की क्षमता बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया गया। वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया। इनके नाम देखते हैं। कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामित किया। इसका दूसरा है पोर्टफोलियो प्रणाली का गठन। आइए देखते हैं। अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ किया गया। प्रणाली के तहत वायसराय की परिषद को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और वे संबंधित विभाग के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम उपदेश जारी करने के हकदार थे। आइए अब हम 1861 के परिषद अधिनियम के अन्य प्रावधानों को देखते हैं। 1861 के परिषद अधिनियम ने किसी अन्य वायसराय के व्यवसाय के लेन देन पर रोक लगा दी। वायसराय परिषद में व्यापार के सुविधाजनक लेन देन के लिए प्रावधान कर सकता था। अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई अंतर नहीं था। केंद्र सरकार सार्वजनिक ऋण, वित्त, डाकघर और टेलीग्राफ आदि जैसे विषयों से निपटती है। अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम में आपातकाल के दौरान परिषद की सहमति के बिना वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान करा गया था। हालांकि ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने थी। भारतीयों को कानून बनाने में प्रतिनिधित्व दिया गया। वायसराय ने अपनी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया। उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी अधिनियम में निम्नलिखित कमियां थीं। आइए हम 1861 के भारत शासन अधिनियम की कमियों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी। वे ना तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेधाधिकार अर्थात
वीटो का प्रयोग कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।